सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट, जिसको हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कंप्लीट तौर से सॉल्व किया जाए। तो मेरे साथ आप लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 60 सवाल इसके कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं सवाल नंबर 61। और बस चीज़ों को आपको बारीकी से समझना है कि किन चीज़ों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपके सामने कर रहा हूँ। चलिएगा। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सत्य कथन। पहले तो आपको सबसे पहला काम यही होता है कि आप ध्यान दें कि वो सत्य पूछा गया है, असत्य पूछा गया है, नॉट तो नहीं पूछा गया है। सबसे पहला टाइम और सबसे पहली चीज आपको यही करनी होती है। पहला, विधानसभा अध्यक्ष आंगल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नॉमिनेट करता है। एक सदस्य नॉमिनेट होता है, ये बात सत्य है, लेकिन ये नहीं करता, बल्कि वो करता है राज्यपाल। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद अस्वीकृत कर दे तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये भी गलत है। ये हम कल ही 30 सवालों में देख चुके थे कि जो राज्य का विधानमंडल है तो वहां पे इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर है डी, यानी कि ना तो पहला ना दूसरा, कोई सत्य नहीं है। नेक्स्ट सवाल 62, निम्नलिखित में से सही उत्तर छांटना है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र से होती है, बिल्कुल सत्य वचन है। राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, क्योंकि एक संवैधानिक कार्यालय है, ये बात तो सत्य है, लेकिन इट इज नॉट फ्री, यानी कि इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। टोटली डिपेंड्स करता है कि राष्ट्रपति या केंद्र सरकार क्या चाहती है। तो ये रीजन आर गलत है, तो इसलिए ए सही है, आर गलत है। तो आप समझ सकते हैं जो राइट आंसर बनता है वो है सी। इस तरीके से तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी केवल और केवल प्रैक्टिस सेट से ही सॉल्व हो सकती हैं। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। संसद के सत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को नहीं है? पॉइंट करिएगा बिल्कुल, अगर आप पॉइंट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एडजर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट, सदन का स्थगन। तो साथियों यही पहली बात है, क्योंकि ये काम होता है लोकसभा की अगर बात है तो स्पीकर को, और राज्यसभा की बात है तो सभापति को। बाकी सत्रावसान करना, आहूत करना और लोकसभा का विघटन करना, ये सारी चीजें राष्ट्रपति के हाथ में है। तो सेशन को बुलाना और सेशन को डिसमिस करना, ये तो राष्ट्रपति के बात में है, लेकिन अगर बीच में उसको स्थगित किया जाता है एडजर्नमेंट, तो वो उस सदन के हेड की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए आंसर ए सही है। नेक्स्ट सवाल, भारत के नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नया राज्य गठन होना है तो संसद ही इसको करेगी। दूसरा, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पास कराना आवश्यक होता है, ये वाली बात। तो आपको ध्यान रखना होता है कि ये 2/3 विशेष बहुमत वाली बात यहाँ पे नहीं होती, बल्कि साधारण बहुमत ही करना होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होता है। तो अगर नया राज्य बनाना है तो केवल आपको साधारण बहुमत से पास कर देना है। तो राइट आंसर इज ए, ओनली 1। चीजों को समझते रहिएगा बस। असत्य कथन। साथियों सबसे पहली काम, मैं बार बार यही चीज पे फोकस कर रहा हूँ और इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप ध्यान देते रहिएगा। पहली बात जो आपको देखनी है वो यही सत्य असत्य वाली बात और यस और नॉट वाली। चलिएगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं, अगर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है वोट डालने वाला, तो उस आधार पर आपका चुनाव स्थगित किया जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 100 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो साथियों ये लिमिट है 50-50 की, और उपराष्ट्रपति पद के लिए 20-20 की लिमिट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो रहा है, तो इसलिए ये गलत है। असत्य कथन चुनने हैं, दोनों ही असत्य हैं, इसलिए राइट आंसर है सी। तो यहाँ पर आपको ये भी जरूर देखना है कि वो सही पूछ रहा है गलत वाले बात। तो कुल मिलाकर के हमारा जो पेपर सॉल्व करने का तरीका है उसमें यही चीजें देखनी होती हैं। नेक्स्ट नंबर 66, जिला न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहली बात, वह केंद्र या राज्य सरकार के किसी सेवा में कार्यरत ना हो। बिल्कुल सही बात है। उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। उच्च न्यायालय में उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो हाई कोर्ट ने, ये बात भी सही है। तो राइट आंसर इज 66, यानी कि सारी शर्तें आपकी आवश्यक हैं, जरूरी हैं।
सॉरी, अगला सवाल, भारत के संविधान में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए किस अनुच्छेद में अवर्णन दिया हुआ है? तो आपको पता है कि 29 और 30 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए हैं और उसमें बताए गए हैं दो प्रकार के ही अल्पसंख्यक, धार्मिक और भाषाई। आप इसके अलावा कोई भी प्रकार के कोई भी प्रकार के जो अल्पसंख्यक हैं वो संवैधानिक तौर से क्लासिफाइड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। किस योजना को राव और मनमोहन योजना कहा जाता है? इस प्रकार के थोड़े से सवाल हटे हटे भी आ सकते हैं, तो बस आप लोगों को इन प्रकार के सवालों को याद ही करना होता है। तो ये याद कर लीजिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें आप देखेंगे कि जिस समय प्रधानमंत्री आज के पहले जो थे मनमोहन सिंह, उस समय वो वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। तो उस समय की ये बात है। चलिएगा, निम्नलिखित में सत्य कथन पर विचार करिएगा। इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं 69 में और इसमें हमें पहचानना है कौन सा सही है। तो ये देखिएगा, कुछ कटौतियां हैं, सत्य विकल्प बताना है। नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक। सांकेतिक, नीतिगत में क्या होता है? बजट मांग घटाकर 1 रुपया करना, 1 रुपया कर देते हैं तो नीतिगत कटौती, और 100 रुपये की कम कर देते हैं तो सांकेतिक कटौती। तो ये आपको ध्यान रखना, 1 रुपये वाली बात नीतिगत में है और सांकेतिक वाली बात 100 रुपीज में। ये सही है। अर्थगत कटौती, बजट की मांग का एक निश्चित सीमा तक कम करना, मतलब तीनों प्रकार की कटौती है, कम तो होगा ही, लेकिन किस हिसाब से होना है ये बातें। तो इसलिए उपयुक्त सारे कथन सत्य हैं, ये आप अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। इस प्रकार की चीजें हमें सीखनी होती हैं। अगर आपको कटौती के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ पर अपनी थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एससी और एसटी एक्ट कब लागू किया गया? रटने वाला सवाल है, तो 1989। सीधे सीधे याद करें इसको, कोई कुछ अलग से नहीं काम करना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो कौन हटा सकता है? तो आपको पता है कि नियुक्ति तो राज्यपाल कर देते हैं, लेकिन हटा उनको केवल राष्ट्रपति सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर है 71 का वी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट 72 सवाल, ये हटा देते हैं। वरीयता क्रम, क्या आ गया, वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष किसके इक्वल होता है? तो आप देखेंगे कि प्रोटोकॉल होता है उसमें, मतलब वैसे तो ये फंक्शनल होता है, जब भी कभी फंक्शन होता है तो इस प्रकार का क्रम केवल तभी होता है, वरना उसके अलावा संविधान में कहीं भी इस वरीयता क्रम की बात नहीं की गई है। तो लोकसभा अध्यक्ष इक्वल होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वरीयता क्रम चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, जब इसमें टॉप पर होता है राष्ट्रपति और सेकंड नंबर पर होता है उपराष्ट्रपति। तो इस प्रकार से क्रम रखा गया है। तो जब भी फंक्शन होता है तो उनको बैठाने के लिए या उनको सम्मान देने के लिए यही क्रम रखा जाता है। नेक्स्ट, दिए गए सूची को बी सूची से मिलाना है। प्रक्रिया नियम समिति, तो आप मिला सकते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही, क्योंकि जो व्यक्ति हेड होगा, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो वही तो प्रक्रिया नियम बनाएगा, तो इसलिए ये प्रक्रिया नियम समिति इन्हीं का। मौलिक अधिकारों की उपसमिति, ये आप देखेंगे कि जेबी कृपलानी, ये कई बार सवाल पूछा गया है अलग से भी, तो आपको ये ध्यान रखना है। संघीय संविधान समिति, वो पंडित नेहरू, और सदन समिति की बात बी पट्टाभी सीतारमैया। तो राइट आंसर देख सकते हैं कि 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, 14-23। आप देख सकते हैं राइट आंसर इज बी। तो ये सारे काम आपको करने हैं। देखने में आसान लगता है, करने में बहुत आसान साथियों, पढ़ना बहुत सारा पड़ता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। कौन सा एक अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 74 पे बात कर रहे हैं हम लोग, और नोट का विशेष ध्यान। तो आपको पता है कि 40 में क्या है? 40 में आपका जो ग्राम पंचायत है उनके गठन की बात की गई है। 46 में SC ST एक्ट की बात की गई है। 45 में सहकारी समितियों की बात की गई है। और 51 में आप बताइएगा, होमवर्क है, तो यही राइट आंसर है, क्योंकि गांधी जी ने ग्राम स्वराज की भी बात की, SC ST के लिए भी विशेष काम किया और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी। तो जो नहीं है संबंधित वो है आर्टिकल नंबर 51, और अनुच्छेद 51 का विषय आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? फिर पॉइंट, क्योंकि अगर आप लोग पॉइंट नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
तो इसका यहाँ से आपको दो चीज़ें याद करनी होती हैं। अगर जैसे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अशोक चंदा समिति है, इसका संबंध यहाँ से कोई नहीं है। अब आपको दो समिति मिली, तो वैसे तो आप स्वर्ण सिंह समिति का विशेष ध्यान रखते ही हैं। और कब आई, यहाँ से ऐड कर लीजिएगा 1976, जब 42वां संविधान संशोधन आया था, तब की बात। और बर्मा समिति को एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा कि बर्मा समिति भी हमारी मूल कर्तव्यों से जुड़ी हुई है। ये होता है ऐड करने का तरीका, और इस तरीके से आपकी तैयारी स्मार्ट बनती चली जाती है। वित्तीय आपातकाल के संबंध में थोड़ी सी बात करनी है और ये देखना है कि इसमें राइट कथन कौन सा है। सत्य कथन, यहाँ से आप देख लीजिएगा, सबसे पहला काम आपको यही देखना होता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। तो साथियों यहाँ पर 1 माह नहीं बल्कि 2 माह, तो समय है 2 माह का, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। वित्तीय आपात के समय राष्ट्रपति केंद्र सेवा में लगे हुए सभी व्यक्तियों, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती का आदेश जारी कर सकता है। बिल्कुल सत्य वचन, तो इसलिए केवल राइट आंसर है बी, यही सही है। उसके बाद आप देखेंगे कि महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है किंतु मत नहीं दे सकता। देखो ये आर्टिकल आपके लिए स्पेशल हो गया, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 88 मतलब महान्यायवादी का वैसे तो आर्टिकल 76 है, लेकिन उसमें विशेष शर्त है कि वो संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता क्योंकि वो मेंबर नहीं है। तो इसलिए ये वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 88 में, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो केवल आपको मजा आएगा केवल प्रैक्टिस सेट करने में। आप खुद से तैयारी करेंगे तो कभी इस प्रकार का मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट का मजा ही कुछ और होता है। राज्य महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक असत्य है? पॉइंट बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, और अगर ये गलती कर रहे हैं तो आप सबसे पहला इसी पे ध्यान दें। वह अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे भारत के किसी न्यायाधीश में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। पहली बात ये, तो आप ये देखिएगा कि एक तो बात की गई है राज्य के महाधिवक्ता की, ये केंद्र सरकार की बात नहीं हो रही है। वहां पे आपका एक अटॉर्नी जनरल होता है, एक एडवोकेट जनरल होता है सेंटर में, ऐसे ही एक होता है राज्य में महाधिवक्ता, जिसे आप लोग कहते हैं एडवोकेट जनरल। तो कुल मिलाकर के जो राज्य वाला महाधिवक्ता है वो भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं, बल्कि जो राज्य का न्यायालय है या राज्य में कहीं भी जो न्यायालय होते हैं वहां जाकर के सुनवाई कर सकता है। तो ये पहली स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है, तो राइट आंसर भी आपका यही बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। देखो कई बार चीजें तो आपकी वैसे ही नॉर्मली हो जाती हैं, अगर आपने मोटा मोटा भी पढ़ा है तो भी। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है, यह वर्णन किसमें है? तो आप याद करिएगा 79 डी 231। तो साथियों मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आऊंगा, तो उसमें बहुत शॉर्टकट्स के साथ मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अब जैसे 231 ही है, तो कैसे आप इसको याद कर सकते हैं? 2 या 2 से अधिक, क्योंकि 2 से ज्यादा है 3, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, तो 231, 2 या 2 से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक यानी कि 3 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होना चाहिए, तो आर्टिकल नंबर 231 में। इस प्रकार से आप छोटी छोटी चीजों को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार समता का अधिकार शामिल नहीं है। बार बार मैं बता रहा हूं कि नोट पे जरूर ध्यान दें। विधि के समक्ष समता बिल्कुल है, 14, अवसर की समानता 15, अस्पष्टता का अंत बताओ 17, और पूर्ण समानता ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि पूर्ण समानता को कोई बात शामिल नहीं है, क्योंकि पूर्ण तरीके से समान नहीं किया जा सकता। तो ये आपका राइट आंसर है डी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों आपको पता है कि लोकसभा अपने ही सदस्यों में से चुन करके एक सदस्य को बना लेती है, और अगर दोनों नहीं होते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो उन्हीं के द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति यहाँ पर लीडरशिप करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में की जाती है। सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये व्यवस्था केवल सुप्रीम कोर्ट में है। किसकी? जो एडहॉक जज होते हैं या तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। तो पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है। तो इसमें आर्टिकल भी आप लोग याद कर सकते हैं 127, ठीक है। तो 127 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में, केवल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।
और ये आपको ध्यान रखना है, ये अस्थायी काल के लिए नियुक्ति की जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है, जो कोरम होता है, आपको पता है गणपूर्ति यानी कि 1/10 किसी भी कार्यवाही को करने के लिए मिनिमम सदस्यों का होना आवश्यक होता है, और वो कोरम है 1/10 का। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए जज बाहर से मंगवा लिए जाते हैं अस्थायी तौर से, और बाद में तदर्थ का मतलब ही अस्थायी होता है। 83 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश सांसदीय व्यवस्था पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ब्रिटेन की देन है, बिल्कुल गलत है, यूएस से। तो अगर आप ये स्टेटमेंट भी पढ़ चुके हैं तो सिविल सर्विस में ये काफ़ी हद तक आपके रोल प्ले करेंगे, और ख़ास तौर से पीसीएस एग्जाम में, क्योंकि आईएएस का तो स्टैंडर्ड थोड़ा हैवी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको अभी इतने से भी काम चल जाएगा। यानी कि आपको अपनी जानकारी बढ़ा करके रखनी है बस, और कुछ ज़्यादा काम नहीं करना। इसलिए राइट आंसर है आपका सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न में से किस राज्य के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो आपको पूरी लिस्ट याद करनी पड़ेगी। 371 में एक 371 ही है, फिर 371 कै, फिर 371 बी, इस टाइप से बहुत नीचे तक जाती है। तो 371 बी में है आसाम के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ वो चीज़ें भी बिल्कुल शेयर करूंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है? तो आपको बिल्कुल पता होगा, दूसरी अनुसूची 85 में आपका सारी जितनी भी पेंशन वेतन भत्ते हैं वो सारी द्वितीय अनुसूची में है। यहीं पर आपको क्या काम करना होता है, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी और चौथी अनुसूची के बारे में देखना होता है। जैसे पहली अनुसूची किससे जुड़ी है, भारतीय संघ और राज्य, और ऐसे ही दूसरी तो पता चली गई, तीसरी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और छठी SC ST वाले जो क्षेत्र हैं 4, उनके लिए बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो आपको पता है कि संसद सर्वसर्वा होती है, तो संसद द्वारा इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानसभा को पीछे भी बात आई थी, अगर कल भी आपने सुना होगा तो उस पर ध्यान दिया होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल में जो राज्य विधानसभा है वो सस्पेंड नहीं होती है, वो राष्ट्रपति शासन में होती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में वो बनी रहती है, और उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देते हैं, समय बढ़ा दिया जाता है। किसी दल को राष्ट्रीय दल की स्वीकृति मिलने हेतु शर्त यह है कि उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2 सीटें प्राप्त हों। ये सीटें कम से कम कितने राज्यों द्वारा चुनी गई? तो यहाँ पर आपको ये कुछ विशेष नहीं करना है, यहाँ पर बस याद करने हैं 3 राज्य, क्योंकि इसके लिए कुछ विशेष शर्तें हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक विशेष टॉपिक वाला सेक्शन भी लेकर के आऊँगा, तो वहाँ से भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले आप इस पेपर को पूरी तरीके से पूरा कर लीजिएगा, बस कल और परसों की बात और है, तो हम इसको पूरा करने के बाद मैं स्पेशल टॉपिक भी आपके लेकर के आऊँगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकसभा में एक संस्था द्वारा दूसरे पर अंकुश लगाने की व्यवस्था होती है। तो पहला स्टेटमेंट जो आपको देखना है, तो सही बात है, लोकतंत्र में क्या होता है कि एक संस्था दूसरे पे कंट्रोल रखती है। ऐसे नहीं कि कोई भी संस्था अपने आप में तानाशाह हो जाए, अपना सोचे, ऐसा नहीं। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, तो साथियों ऐसा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक दूसरे पर अंकुश तो लगा करके रखते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ए सही है और बी गलत है, तो आप समझ सकते हैं आंसर इज सी। 89 निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो अगर आपको नहीं वाली पता चल गई तो उसको छोड़ करके आपको बाकी सारा याद कर लेना होता है। तो आप देख लीजिएगा, यह है राजमन्नार समिति, क्योंकि ये केंद्र और राज्य संबंध से जुड़ी हुई है। तो केंद्र राज्य संबंध से जुड़ी हुई समिति है, तो आप यहाँ पर नोट वाला जो सिस्टम है इसको हटा दीजिएगा, और बाकी जो समिति जुड़ गई हैं यानी कि बोहरा, तारकुंडे, इंद्रजीत गुप्ता, ये सारी आपकी चुनाव सुधार से संबंधित समितियां हो गई हैं। इनको याद कर लीजिएगा, इस तरीके से आपका काम परफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल 90 और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किस एक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? पॉइंट ध्यान रखिएगा साथियों। वित्त आयोग का अध्यक्ष, पहली बात 280 आर्टिकल में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कल बात हुई थी साथियों, अगर आपने इसका आर्टिकल लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, वैसे 148
148, महान्यायवादी 76 और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष ये नहीं हो सकता क्योंकि इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ये भी साथ साथ करते रहें तो बहुत सारा काम हम लोग निपटा लेंगे, और कोशिश यही करते रहिए कि बस आप याद करें। चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। कल से मैं शॉर्ट्स भी लेकर के आऊँगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।